इब्तदा रब्बे जलील के बाबरकत नाम से और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द अदर साइड और मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, भारत में पिछले 3 महीने से जनरल बिपिन रावत मुख्तलिफ तरह के खदशात का इजहार कर रहे थे, बड़े परेशान नजर आ रहे थे, मुख्तलिफ एंगल से ये बताना चाह रहे थे कि उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है। और अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से आज खबर यह आई है कि उनका तैयारा क्रैश हो चुका है और वो इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। भारत में पिछले 3 महीने के उनके बयानात पर जब नजर डाली जा रही है तो एक साजिश की बू वाज़े समझ आ रही है। और अभी चाइना वर्जन आना बाकी है, रूस वर्जन आना बाकी है, अमेरिका वर्जन आना बाकी है, दुनिया के बाकी स्टेक होल्डर्स का वर्जन क्या है यह तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि 2019 में जब यह ओहदा क्रिएट किया गया तो इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर साजिश की गई और मुसलसल साजिशों का जाल बुना जाता रहा और जनरल मुसलसल उन साजिशों का जवाब भी देता रहे। और जनरल बिपिन रावत ने यह कहा था कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमें अपनी तवज्जो कम करनी है और उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर को काफी महफूज करार दिया था और यह कहा था इस पर इतनी तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, चाइना के बॉर्डर पर हमें ज्यादा से ज्यादा आर्मी को सेटल डाउन करना है। यह भी भारतीय जो सियासतदान हैं, भारतीय जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन पर जो खास तौर पे इंतहा पसंद लोग हैं, उन्हें यह बात बहुत बुरी लगी थी कि आप पाकिस्तान के बॉर्डर पर टेंशन्स कम करने का हमें क्यों कह रहे हैं। असल हकायक क्या हैं, हमारे साथ आज 2 सीनियर तज्जियाकार मौजूद होंगे। हम बात करेंगे दूसरा, प्यूटन के दौरे के दौरान उन्होंने वाजे कह दिया है कि S-400 जो हमें कहेगा हम उसे बेचेंगे और हो सकता है कि इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर जो रूस है वो पाकिस्तान को भी S-400 दे दे। एट द सेम टाइम मोदी को बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा जब उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि आप अपने आका से थोड़ा दूर रहिए, फिर हम आपकी खुल के मदद कर सकेंगे। आप दोनों तरफ खेल रहे हैं और विकेट के दोनों तरफ हम आपको नहीं खेलने देंगे। ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, असल हकायक क्या हैं ये हमारे तज्जियाकार बताएंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर साबिर साहिब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमारे काबिल एहतराम गज़नफर शाह साहिब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने अपनी गुनागू मसरूफियात में से वक्त निकाला। सर, क्या कहना चाहेंगे? ब्रिगेडियर साहब, आपसे शुरू करना चाहूंगा। जनरल बिपिन रावत जो पिछले 3 महीने से बार बार कह रहे थे कि उन्हें खतरा है, उनके खिलाफ साजिशों का जाल बुना जा रहा है, अचानक पता चला कि MI जो 17 है, इंतहाई महफूज हेलीकॉप्टर है, वो क्रैश हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। जो इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है वो तो लो विजिबिलिटी क्लेम कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर आ रही है सर, या जो वीडियो चल रही है इस वक्त मीडिया के ऊपर, उसमें लो विजिबिलिटी आंसर नहीं नजर आता। बिकॉज हेलीकॉप्टर ने पहले उसने एक टर्न लिया है, राउंड लिया है, स्टैटिक थोड़ा सा रहा है और उसके बाद उसके अंदर आग लगती नजर आई है। तो इसका मतलब ये है कि या तो हेलीकॉप्टर के अंदर कोई मवाद ऐसा रखा हुआ था जैसे हटा है, जैसे आपको याद हो, अगर आप थोड़ा पीछे जाएं और जब लग के जहाज क्रैश हुआ था उसकी अब तस्वीरें आपके सामने हो, तो इसका मतलब ये है कि नजर मुझे ऐसा आ रहा है कि हेलीकॉप्टर के अंदर कोई ऐसी चीज फिट की गई थी जिससे उसके हेलीकॉप्टर के अंदर आग लगी है। लो विजिबिलिटी का मतलब यह है कि हेलीकॉप्टर जब डिसेंट कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो वो किसी पहाड़ की चोटी से टकरा जाए, वो या वो पायलट को अगर हाइट फोबिया बाद पायलट्स को हो जाता है, जो आप जमीन को बहुत ऊपर देखने लगते हैं तो आप हेलीकॉप्टर के कंट्रोल छोड़ देते हैं, तो हेलीकॉप्टर स्टोन की तरह नीचे गिर जाता है। जैसे आपने कहा MI-17 बड़ा सेफ हेलीकॉप्टर है। अब जहां तक बिपिन रावत का ताल्लुक है, तो वो असल में
फौजी से कम वो पॉलिटिकल जनरल बन गया था। जी जी। वो बीजेपी की पॉलिसी को फॉलो करता था, यानी इस पूरी तरीके से वो बीजेपी की पॉलिटिकल फिलॉसफी को, आरएसएस की पॉलिटिकल फिलॉसफी को इस बुरे और बेहमाना तरीके से फॉलो करता था कि एक नेवी का एक डे हो रहा था, एनुअल डे नेवी अपना मना रही थी। तो उसने इंडिया के नेवल डे में शरीक करने के बजाय एक गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने, वो जो है वो कार्टून किस्म का योगी जो है, वो बंदर जो है, उसकी जो सेरेमनी थी उसको, उसमें बीजेपी की एक आरएसएस की वहां पे एक फंक्शन हो रहा था, उसने उसमें शरीक होने पर तरजीह दी और वो इंडिया के नेवी के एनुअल डे के अंदर नहीं किया। उसके बाद उसके ऊपर इंडिया के अंदर भी बहुत बातें होती थी, जो वहाँ पेंशनर की डिसेबिलिटी पेंशन थी, उसने वो डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर को टैक्सेबल इनकम के तौर पर जिसके ऊपर वहाँ काफी जो है वो सामने आया। राइट तो सर। उसके जो अपना कमेंट थे, जो अगेंस्ट जो लोग कश्मीर में स्टोन वगैरह फेंका करते थे, उसने कहा कि उनको लाइन में खड़ा करके उनको गोलियां मार दी अपना। बहुत सारे रिमार्क थे, उसने रिमार्क दिए थे जो सर आप क्या समझ रहे हैं, ये जो तमिलनाडु फाइटर्स हैं उनके हमले की वजह से ये हेलीकॉप्टर गिरा है, इसके हवाले से आपकी क्या राय है? तमिलनाडु के अंदर सिचुएशन ठीक नहीं है, लेकिन इस वक्त जब मुझे हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है, तामिल जिस तरह वो गिरा है और वो सोलर एयर बेस है जहां से टेक ऑफ किया है, तो उसमें मुझे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। अच्छा यूनिफॉर्म लोग हैं जिन्होंने चेयरमैन डिफेंस सर्विसेज को मारा है। उसके अंदर कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल रखा गया था, क्योंकि जो मैंने जब से ऑब्जर्व किया ना, टेक्निकली जो लो विजिबिलिटी इंडियन प्रेस कोट कर रहा है या जो उनका आईएएफ कोट कर रही है, वो नजर नहीं आता। सर ठीक है, आपकी तरफ वापस आते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर साबिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, सर क्या समझते हैं, ये कोई बड़ी साजिश हुई है या फिर हादसा है? नहीं, देखिए, ये इंडियन आर्मी जो है ना, इस वक्त बदकिस्मती से इसकी सूरत हाल जो है ना, वो पंजाब पुलिस वाली हो चुकी है। अच्छा इनके जो ऑफिसर है वो जिस तरह कन्फेशन करते हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, मुतअद्दिद इनके फौजी जो हैं वो इनकी फौज को दंगा कर चुके हैं कि क्या हालात है, किस तरह से चल रहा है जी। एक सिख खतून का इंटरव्यू मुझे याद है, लेकिन मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताता चलूं सर प्लीज। आज से तकरीबन कोई 4 साल पहले जी। मैं अब ये श्योर नहीं हूँ कि ये बंदावत ही थे, लेकिन मेरा ख्याल है इस तरह की बात भी यही बंदा कर सकता है। मैंने चूंकि आर्टिकल लिखा था तो मेरी वो जो स्टेटमेंट है बड़ी फेवरेट है। जी सर। वो आर्मी चीफ, इंडियन आर्मी चीफ ने गालबन ये बंदा इसने कहा था कि इंडियन आर्मी 2.5 महाजों पर लड़ने की सकत नहीं रखती। राइट सर। अब मैं वो 2.5 महाज आपको एक्सप्लेन कर दूं सर। वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था वो बयान, क्योंकि हालात चाहे खराब भी हो तो जो सरकारी अफसर होते हैं वो इतना डिमोरलाइजिंग बयान नहीं दिया करते। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बयान बड़ा हकीकत पर मबनी था और उसकी वजाहत के अंदर फिर ये लिखा गया था कि एक महाज उसने कहा था पाकिस्तान, दूसरा चाइना और आधा महाज उसने कहा था कि अंदरूनी तौर पर चलने वाली अलहदगी पसंद तहरीकें। राइट सर। अब इतनी बोल्ड स्टेटमेंट जो थी असल में वो हकायक पर मबनी थी, यानी वो हकीकत पर मबनी एक बात थी जो उसने बंदे ने, अगर यही था तो जिसने भी ये की। राइट सर। अच्छा, मैंने इसके ऊपर लिखा, मैं चूंकि ये इंटरेस्ट है, मतलब जब से ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इन साउथ एशिया को पढ़ते हैं, तो मुझे फिर लगता था कि यार इस तरह की बात करने वाला बंदा बाद में बच कैसे गया, जिसने अपनी आर्मी की कैपेबिलिटी को स्ट्रेट वे जो है वो मान लिया कि वो सिर्फ अंदरूनी तौर पर जो लैब की पसंद तहरीकें हैं वो उनसे भी लड़ने की सकत जो है वो नहीं रखती। बाकी फिर ये देखिए, ये जो गेम्स इस तरह की होती हैं, जब इतनी बड़ी शख्सियत को रास्ते में से हटाना होता है तो उसके अंदर फिर जो तमिलनाडु का इलाका एक ऐसा इलाका है कि जहां पर इंडियन आर्मी का अमल दखल जो है या रियासत की जो रिट है वो मौजूद नहीं है।
मुझे जहां तक याद पड़ता है कि इंडिया की एक जो सबसे फेमस ये फिक्स लीग करवाते हैं क्रिकेट लीग IPL, उसमें वहां पर एक मैच था, 2 साल पुरानी बात है, ये 30 साल। तो उसमें एक इंडियन श्रीलंकन तामिल प्लेयर जो है वो खेल रहा था, तो वो नहीं चाहते थे कि वो वहां पर खेले। राइट सर। उन्होंने एक 24 घंटे पहले धमकी दी एंजेलो मैथ्यू श्रीलंका प्लेयर जी। तो आपको जानकर हैरानगी होगी कि जो भारत सरकार और रियासत है वो बेबस होगी, और एंजेलो मैथ्यूज जो है वो वाला मैच जो है वो नहीं खेल सका था। तो एक बात ध्यान में रखे कि जो श्रीलंका की तामिल मूवमेंट थी ना, उसको इंडिया ओपनली, बड़ा ओपनली, यानी उनका जो चीफ था उसको बुलाया करता था इंडियन रियासत, खासतौर पे राजीव गांधी ने एक दफा उसे अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट भी जो है वो गिफ्ट में दी थी। अच्छा सर। और फिर इवेंचुअली उसका अंजाम बुरा हुआ था, वो मारा गया था। तो उसके बाद फिर श्रीलंका के तामिल, अच्छा मैं ये भी वाजे कर दूं कि उसी तहरीक के लोगों ने राजीव गांधी को मारा था, और मोरलेस यही इलाका था जिस इलाके में वो श्रीलंका से जो है वो सुसाइडल अटैकर जो है आए थे। राइट सर। सर मैं मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, ब्रिगेडियर साहब से मुझे जी सर प्लीज। तो ये कि जब इतनी बड़ी एक शख्सियत को रास्ते से हटाना हो ना जी, तो उसके लिए फिर जगह का इंतखाब इसी तरह किया जाता है ताकि शक जो है वो इसी एक खास शोबे की तरफ ना जाए। सर बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा सर आपने ये हमें एनालिसिस दे दिया। दोबारा आपकी तरफ आते हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सर 40 साल, ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊंगा सर 40 साल सर्व किया इन्होंने, ये रिटायर्ड हो गए, फिर एक नया ओहदा क्रिएट किया गया चीफ ऑफ डिफेंस, जबकि 2019 से पहले भारतीय आर्मी में ये ओहदा नहीं था। सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? देखिए टेक्निकली तो इस चीज की जरूरत है सर, इसलिए कि पाकिस्तान की आर्मी में आप देखें तो पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अपने अपने कमांडर्स हैं, आर्मी कमांडर, नेवी कमांडर और एयरफोर्स कमांडर चीफ, लेकिन उन तमाम तीनों फोर्सेस की एडमिनिस्ट्रेटिव और जो अपना कुछ एक्टिविटीज को कंबाइन करने के लिए और ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी को सिंक्रोनाइज करने के लिए ऊपर एक अपना चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होती है, ये फुल ज्वाइन होती है। ठीक है सर जी। इसी तरह इंडिया की आर्मी का थोड़ा पैटर्न इस तरह डिफरेंट है कि इंडिया में आर्मी कमांडर्स हैं, यानी उनकी 5 आर्मी कमांड हैं, उनकी वेस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड उन्होंने और रेस कर दिया। अब ये तमाम आर्मी कमांडर जो हैं ये आर्मी चीफ को, जो किसी आर्मी चीफ को रिपोर्ट करते हैं। एयरफोर्स का अपना स्ट्रक्चर है, राइट तो इसमें एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की अपॉइंटमेंट को क्रिएट करना, और खास तौर पे इंडिया की जो स्टडी आई थी कारगिल की वॉर के बाद, वहां भी उन्होंने इस चीज को अप्रूव, इस चीज को गौर किया था कि जो इंटेलिजेंस फेलियर था कारगिल की वॉर में, वो बहुत बड़ा रीजन था। हमारे यहाँ जो अदारे हैं वो आपस में एक दूसरे कॉपरेट, एक दूसरे को कोलैबोरेट नहीं करते, क्योंकि कुछ टेक्निकल इंटेलिजेंस आपको आर्मी भी देती है, एयरफोर्स भी देती है, उनके भी लगे होते हैं, तो इस पर तो हमें कोई एतराज नहीं है कि वो, लेकिन बुनियादी तौर पे जो आपको चीज देखनी है और गौर करनी है, ये ओहदा बिपिन रावत के लिए इसके लिए क्रिएट किया गया, या उसके जमाने में इसलिए किया कि he had moved from army to a political wisdom। वो पॉलिटिशियंस को फॉलो कर रहा था, वो बीजेपी और आरएसएस के वर्कर के तौर पे काम कर रहा था, और उसने आर्मी में वो पॉलिसीज लागू की जो नरेंद्र मोदी की सोच के अंदर आती थी, और पॉलिटिक्स को आर्मी कल्चर का हिस्सा बनाया। राइट सर। अब उसको बेनिफिट करने के लिए हुकूमत ने ये ओहदा जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, CDS जिसको आप कहते हैं, वो क्रिएट कर दिया और उसको वहां पे अपॉइंट कर दिया, ताकि वो जैसे मैंने आपसे किया कि वो उसने आर्मी या नेवी या एयरफोर्स के फंक्शंस को अटेंड करने की प्रेफरेंस के बजाय RSS के, बीजेपी के और इस किस्म की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थे उसमें पार्टिसिपेट करना ज्यादा प्रेफरेबल समझा।
यहाँ से तो आपकी सोल्जरशिप खत्म हो जाती है ना। Right, sir. पार्ट ऑफ अ रूलिंग elite, पार्ट ऑफ दहशत ऑर्गेनाइजेशन विच RSF इज, तो फिर आप जर्नैल तो नहीं रह जाती। तो इसलिए उसके ऊपर जो थी, उसके अंदर जो इंडियन आर्मी के अंदर, इंडियन एयरफोर्स के अंदर और इंडियन नेवी के अंदर बहुत सारी बातचीत होती थी और उसको वहां पे लाइक नहीं किया जाता था। फिर उसके रिमार्क बड़े आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होते थे, जैसे अभी मुनव्वर साहब ने बताया आपको। और उसके साथ साथ फिर उसका एक बहुत बड़ा रिमार्क था जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में था, जिसमें कहा था कि चाइनीज और इस्लामिक आइडियोलॉजी जब जाएगी वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, तो वो उस किस्म की चीजें थी, बेवकूफाना चीजें थी मेरी नजर में। पढ़ा लिखा आदमी था, इस किस्म की बातें जब आप करते हैं तो इंसान को अकल के ऊपर जो है वो हैरत होने लगती है कि कितना बड़ा ऑफर की स्टूपिड और अहमखाना स्टेटमेंट क्यों देता है। यही वो चीजें थी जो उसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी तो राइट सर। थी। सर चूंकि आपने बड़ा सर्व किया है, आप कुछ हेलीकॉप्टर्स की जो बनावट है उसके मुतालिक भी अच्छा जानते होंगे। 2 साल पहले M17 जो है इनके बेड़ों में शामिल किया गया और इसको बड़ा महफूज हेलीकॉप्टर समझा जाता था, तो इसका क्रैश होना बड़ा मतलब दुनिया में पहले कोई मिसाल मिलती नहीं है, इसके मुतालिक कहा यह जा रहा है। तो आपके ख्याल में ये कुछ साजिश की जेन्युइन बू आ रही है? पहली बात तो ये कि MI-17 के अपना क्रैश होने की या MI-17 का एक्सीडेंट होने की बड़ी बहुत मिसालें हैं। और अच्छा MI-17 को इतना वो एक्सीडेंट कौन, मतलब इट्स अ वेरी गुड हेलीकॉप्टर, बड़ा कैपेशियस हेलीकॉप्टर है और बड़ी अच्छी मशीन है, लेकिन मशीन के खराब होने का कोई पता नहीं होता। लेकिन ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, और जिस तरह ये आपने देखना ही होता है कि ये मशीन तबाह किस तरह हुई है, इसका रीजन क्या वजह बनी है और किस लिए ये हुआ है। मुझे पता है MI-17 जो अपना उनके एक्सीडेंट होते रहते हैं और खासतौर पे जैसे अगर विजिबिलिटी सर हमें इसका बड़ा अफसोस है, हमें बड़ा अफसोस है, इंसानी जान कीमती होती है। गुजारिश ये मैं सर अर्ज ये कर रहा हूं आपसे कि इसमें डबल सिस्टम होता है, अगर इंजन फेल भी हो गया तो सेफ लैंडिंग के लिए एक सेकंड ऑप्शन होती है और उस ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं किया गया या डायरेक्ट ऐसा कोई आपके ख्याल में हमला हुआ है कि ऑप्शन इस्तेमाल करने तक बात ही नहीं पहुंची? नहीं, मैं आपसे याद कर रहा हूँ, उसके अंदर ये है कि ये बिल्कुल ध्यान से निकाल दीजिए कि 2 इंजनों या 3 इंजनों से हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट नहीं हो सकता सर। बहुत सारी ऐसी मिसालें मैं आपको कोट कर सकता हूँ जहाँ पे हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन ये जो पर्टिकुलर केस आपको नजर आ रहा है और जिस तरह ये एक्सीडेंट की फुटेज चल रही है, इसमें ये नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, ये कुछ फेलियर की वजह, ब्रेक इंजन फेलियर की वजह से नहीं हुआ है। इसकी 2 पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर कोई तकलीफ का मादा रखा गया था जो ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि हेलीकॉप्टर को एकदम आग लगी है। दूसरी वो पॉसिबिलिटी जो आप फरमा रहे हैं कि तमिलनाडु में था, तो जो मिजोरम है, जो अपना जो वहाँ पे जो मिजोज हैं जो इंडियन आर्मी के खिलाफ लड़ रहे हैं और जो आज़ादी चाहते हैं, वहाँ उन्होंने कोई अपना रॉकेट या मिसाइल फायर किया। अब उसके लिए हाइट का पता होना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं इस वक्त पता कि वो हेलीकॉप्टर कितनी हाइट पे था और जो मिसाइल मारा गया क्या वो उस हाइट पे पहुंच सकता है, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं है, इसलिए मैं क्या, लेकिन ये मैं यकीन और वसूख से आपको कह रहा हूँ कि ये एक सैबोटाज एक्टिविटी है। ये सैबोटाज एयरफोर्स की तरफ से भी हो सकता है, ये सैबोटाज आर्मी की तरफ से, और इंडियन उस हेलीकॉप्टर के अंदर कोई ऐसा एक्सप्लोसिव मादा मौजूद था जो टाइम्ड मादा था और जो फटा है और जिसको बड़ा सर थोड़ा क्विकली जवाब दे दीजिएगा, क्या ऐसा पॉसिबल होता है इतने हाई ऑफिशियल टूर पे कोई मवाद रख दिया जाए? मैं ऐसे कह रहा हूँ टाइम्ड मवाद होता है ना, टाइम मवाद। अब उसमें 2 चीजें हैं, एक अंदर से बैठे हुए किसी ने चलाया, एक अगले को जिसने रखा होगा उसको पता है कि हेलीकॉप्टर की फ्लाइट जो है वो 1 घंटे की या आधे घंटे की या 15 मिनट की या 20 मिनट की है, तो आप उसमें टाइमर लगा देते हैं कि एक्सप्लोसिव को जो 1 घंटे बाद फटना चाहिए या आधे घंटे बाद फटना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली वो टाइम। सर बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुनव्वर साबिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से S-400
भारत के लिए नाकारा हो चुका है। आप ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। हमारे साथ डॉक्टर मुनव्वर साबिर साहब मौजूद हैं और हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली शाह साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब की तरफ मैं चलूंगा। S-400 पर बहुत ज्यादा तकब्बुर कर रहा था भारत, और प्यूटन के आने से पहले पूरी दुनिया में उसने शोर मचाया हुआ था, हम जी पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं S-400 के जरिए। लेकिन जैसे प्यूटन आया, तमाम ख्वाब जो हैं वो दीवाने के ख्वाब साबित हुए और मोदी सरकार बड़ी परेशान हुई कि ये हमारे साथ क्या हो गया। डॉक्टर साहब क्या फरमाएंगे, प्यूटन के दौरे भारत को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं जिक्र किया था आपसे अढ़ाई महाजों का सर, तो मैं वजाहत करता चलूं कि ये अढ़ाई महाज की जो इस्तिलाह है जी, इसका मौजूद जो था वो बफर रावत ही था। राइट इसी सर। बंदे ने इस वाज़ेह हकीकत का एतराफ किया था। अब आप रावती की बात को लेके आगे बढ़ा ले कि अब सिर्फ असलहा जो है ना, अब दुनिया वो नहीं लड़ा करता। दुनियावी हकायक जो दुनिया आपकी जिसमें से आप गुजर रहे होते हैं, आप उनको ना निगेट नहीं कर सकते। राइट सर। सिर्फ असले के जोर के ऊपर अगर मुल्क बच सकते हो या चल सकते हो तो रूस कभी ना टूटता। राइट। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के मुआशी हालात बहुत अच्छे हैं सर। आप इंडिया की जो इस वक्त एक पॉलिसी चल रही है ना, एक ना मैं इस्तेलाह इस्तेमाल किया करता हूँ, एक रशियन इंटेलिजेंस का चीफ ऑफिसर था यूरी बेजमिनोव, वो इंडिया के अंदर डिप्लॉय रहा था, तो वो इंडियंस के लिए लफ्ज यूज किया करता था कि ये बड़ी आसानी से किराए पे मिल जाते हैं, यूजफुल इडियट्स। इंडिया जो है यूजफुल इडियट्स, मगर भी दुनिया बिलखसूस अमेरिका के कहने पर ना चाइना के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। मिसाल के तौर पे इस खित्ते का बड़ा मुल्क, सबसे बड़ा मुल्क कह लें कि अभी तक भारत है, जो ताहाल सीपैक की मुखातब करता है, वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा नहीं बनता। आप ये देखें कि मालदीव के अंदर इन्हीं दिनों से मेरी मुराद है गुज़श्ता माह एक तहरीक चल रही थी, इंडिया आउट। वो वहां पे ना इनकी आर्मी वहां पर मौजूद रहती है, मुख्तलिफ हीले बहानों से एक दफा इन्होंने ना वहां पे गवर्नमेंट को भी टॉपल किया था। आप नेपाल को देखें, वो इनसे तंग है, उन्होंने कुछ 400 किलोमीटर एरिया है, स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जिसको अपने नक्शे में शामिल करके तो इंडिया को चैलेंज किया हुआ है। भूटान के साथ इनका वाटर डिस्प्यूट है, इवन बांग्लादेश हालांकि इनकी फेवरेट वहां पर इस वक्त वजीर आजम मौजूद है। तो इन हालात के अंदर आप कहें कि जी मजीद असलहा खरीद लाओ, असले से ये काम नहीं होगा। ये जो दौर चल रहा है, ये दौर है सॉफ्ट पावर का, सॉफ्ट वॉर्स का। 5th जनरेशन वॉर चलती है, इससे पहले 4th जनरेशन वॉर थी, उसमें आपकी मैशत, आपके लोग, आपके लोगों के नजरियात। तो यहाँ पर इंडिया को तो सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त ये पड़ी है कि वो अपनी इंडियन आर्मी का जो मोरल है बिल्कुल बॉक डाउन हो गया। मैं उसको ये बड़ी खूबसूरत बात की, इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ये कहा जा रहा है कि जब से चाइना के साथ महाज शुरू हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, तब से तकरीबन 1 लाख आर्मी के जो जवान हैं उन्होंने छुट्टी के लिए दरखास्त दी हुई है। नहीं, आप इस बात को छोड़ें, आप ये देखते ना कि अभी जो अरुणाचल प्रदेश का आपने जिक्र किया, वहां पर चाइना के लोगों ने या चाइनीज आर्मी ने बाकायदा एक गाँव आबाद किया हुआ है, उस गाँव की तस्वीर आती है बाकायदा। उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मान लेती है। डॉक्टर साहब, अगर आप अपनी थोड़ी जगह चेंज कर लें, आवाज में थोड़ी फ्रस्ट्रेशन आ रही है। 1 मिनट में स्पीकर ऑन किया हुआ था, मैं इसको म्यूट हो गया। उसमें आप ये देखें कि सैटेलाइट से उसकी तस्वीरें ली गई हैं। इंडिया चाइनीज आर्मी वाले क्या करते हैं, वो चूंकि हिली एरिया है, वो आगे बढ़ते हैं, कुछ पत्थर रखते हैं और पत्थरों के ऊपर लिख जाते हैं कि ये इलाका अब हमारा है। अच्छा। इसी साल आप ये देखें कि इनकी 2 रियासतें जहां भी अरुणाचल प्रदेश की जो नीचे है, वहां पर उनकी दोनों जो रियासतों की पुलिस है वो शॉर्ट मशीन गन्स के साथ सरहदों पे आई थी, बाकायदा 7 लोग मारे गए थे। वो इलाका इंडिया के हाथों से स्लिप हो रहा है। फिर इसके बावजूद आप देखें ना कि ये जो मोदी है, मतलब ये इस तरह की लीडरशिप बाजू का टॉप पे आ जाती है कि उसके होते आपको ना
किसी दुश्मन की जरूरत नहीं रहती। राइट। मतलब ये बाई चांस बात है कि दुनिया में जुल्म और तशद्दुद के इस्तारे के तौर पे ना 3 नाम बहुत बोले जाते हैं कि जी यहूदी उन्होंने कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जो शिद्दत पसंदी थी उस पर मोदी का कब्जा था। इंडिया के अंदर कहते हैं अब मोदी आ गया तो अब इंडिया का खात्मा जो है वो यकीनी हो चुका। मतलब खात्मे से मुराद ये कि उसकी डिसमेंबरमेंट, उसका नुकसान जो है ना, दैट इज रिटन ऑन द, मतलब आपके लोग यार इंडिया के अंदर 30 करोड़ लोगों को वसीर अभी तक यही नहीं पता बिजली क्या होती है। आप कह रहे हो नए प्यारे, तो बस यही है कि मजीद असलिया खरीद लाओ, तो ये अब चाइनीज के हाथों मुझे तो लगता है कि इनकी लिखी हुई है। सर ठीक है सर, आपकी तरफ दोबारा मैं आऊंगा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर सैयद गजनफर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप कैसे देखते हैं पुतिन के दौरे भारत को, और आप क्या समझते हैं भारत परेशान नहीं है दौरे के बाद कि हमारी तो उम्मीदों पर पानी फिर गया? असल में जहाँ तक तो भारत के और रशिया के ताल्लुकात का ताल्लुक है, तो आपको पता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और माजी में उन्होंने बड़े क्लोज ताल्लुकात भी इंजॉय किए हैं, और फिर भारत की आर्मी को जो असलाह सप्लाई किया गया ज्यादा, वो रशियन वेपनरी थी जो इंडियन आर्मी के पास थी, और वो चलता रहा। अभी भी करके आपने कहा S-400 डिजाइन सिस्टम जो है तो उनकी डील हुई थी, जिसके ऊपर अमेरिका भी प्रेशराइज कर रहा था उनको कि ये डील आप खत्म करें। अमेरिका से भी प्रेशराइज कर रहा था कि अमेरिका को कोई रशिया के वेपन से कोई रशिया को बेनिफिट नहीं होना देना चाहते थे। उसमें अमेरिकन का अपना इंटरेस्ट था। S-400 डिजाइन सिस्टम जो बियॉन्ड दी DVR से रहते, बियॉन्ड द विजुअल रेंज जो ऑब्जर्व करता है, उसकी 400-600 किलोमीटर रेंज है। तो अमेरिकन ये सोच रहे थे कि अगर इंडिया के पास ये सिस्टम आता है तो जो उनके नेटो के तैयारे हैं, जो F-35 और जो स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं जो यहाँ टेक ऑफ करते हैं, जो बहुत सारे डेक से टेक ऑफ करते हैं, वो भी इंडिया के रडार में आ जाएंगे और उनको वो अपना जो है ट्रेस करने के काबिल हो जाएगा। तो एक 2017 में एक लॉ था, एक डोमेस्टिक लॉ था जो इनेक्ट हुआ था 2017 में रशिया में, जिसमें जो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो रशियन ने अपनी वेपनरी सिस्टम देने के साथ के डिवाइस की थी। तो अब पुतिन का विजिट का आपने इफेक्ट का जिक्र किया, अमेरिकन प्रेशर का आपने जिक्र किया, और अमेरिकन प्रेशर जब आ रहा था तो उसके अंदर अमेरिकन की एक टर्मिनोलॉजी है जिसको वो कहते हैं काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, जिसको CATS से कहते हैं। सर ये रिपीट कर दीजिए प्लीज, रिपीट कर दीजिए। आज वो एक अपना फैक्टर है जिसको एक लॉ जिसको कहते हैं काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, CAATS से उसका एब्रिविएशन है। वो उसके लिए वो स्टॉक ऑफ इवेंट लेते हैं, इन चीजों को सोचते हैं। जो एक फेडरल लॉ उन्होंने बनाया है जिसके जरिए उन्होंने ईरान को सैंक्शन किया था, नॉर्थ कोरिया को सैंक्शन किया था, रशिया को सैंक्शन किया था, और वो उससे किसी भी मुल्क को सैंक्शन कर सकते हैं जो बायलैटरल ट्रेड करेगा इन ममालिक के साथ, जो उन्होंने डिवाइस किया हुआ था। तो उसके जरिए वो प्रेशराइज कर रहे थे इंडिया को कि आप, और आपको पता उन्होंने टर्की को भी प्रेशराइज किया था सिस्टम लेने के बजाय। तो उसमें उन्होंने ये भी इम्पोज की सैंक्शन हम इम्पोज करेंगे, और जैसे मैंने आपसे अर्ज किया सिर्फ यही नहीं था, उनको अपने भी एसेट्स का खतरा था, जैसे मैंने F-35 को बताया और स्टेल्थ बॉम्बर की डिटेक्शन का बताया। तो बात यह जो पहले प्रोफेसर साहब भी कर रहे थे, और ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई वेपनरी आप जितनी मर्जी ले लें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक बहुत बड़ी बहुत पुरानी सही है जो हर जगह पे काउंट होती है कि इट इज नॉट द गन but man behind the gun who matters. So if we do not have a motivated, cultivated and committed man behind the gun, तो फिर आपको दुनिया का कोई भी सिस्टम नहीं है। अब आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान अगर अब उसके पहले जो मेजिनो लाइन थी, जो फ्रांस के अंदर एक डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ था फ्रेंच ने, कहते थे नहीं वो इम्प्रेग्नेबल है, वो तो ब्रीच नहीं हो सकती। तो हुआ क्या था, जर्मन आर्मी ने हमला किया, उन्होंने एक ऐसा रूट इख्तियार किया थ्रू दी माउंटेन जहाँ उन्होंने अपने टैंक चढ़ा दिए, और मेजिनो लाइन जो थी वो एक दिन में क्रैश हो गई, और रशियन जो है वो उन्होंने फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लिए, और सॉरी जर्मन ने फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लिए। तो वो चीज याद रखिएगा कि इन चीजों को हैंडल कौन करेगा,
मुझे याद है कि इंडिया की एयरफोर्स के अंदर बहुत सारे तैयारे, लेकिन उनके यहाँ एक प्रॉब्लम ये आई थी कि एक जमाने में उनकी स्टडी थी, जिसके मुताबिक उस स्टडी का कंक्लूजन ये था कि इंडिया के पास तो तैयारे हैं लेकिन टायर रोटेशन नहीं है, यानी टायर रोटेशन इसके टायर नहीं है कि जो इंडिया के जहाजों को लगा सके, वो टेक ऑफ कर सके। एक टायर की लिमिट होती है टेक ऑफ और करने की और लैंड करने की। और जो आपके प्रॉब्लम स्पेयर जो होती है कि आप अगर इतनी बड़ी इन्वेंटरी रखी तो आप स्पेयर कहाँ से लेंगे? सर मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि रूस ने ये कहा है भारत को कि आप विकेट के दोनों तरफ ना खेलिए। क्या भारत विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है? अगर खेल रहा है तो आपके ख्याल में सर इसका क्या नतीजा क्या निकलने वाला है? देखिए, जो ये बात है ना विकेट के दोनों तरफ खेलना, ये तो उनका क्लियर इशारा है वेस्टर्न लॉबी बिलखसूस अमेरिका की तरफ। अगर मैं इंटरप्रेटर होता, ये तर्जुमान होता प्यूटन का, तो मैं ये ना कहता कि विकेट के दोनों तरफ ना खेलो, मैं कहता कि विकेट को मत उखाड़ो, खेलने दो, खुद जितनी देर खेलना बाकी नीचे उतर जाओ। क्योंकि उसमें जो है ना कि घुंड भी कढ़े थे अख भी मारे, ये हालत भारत ने की हुई है कि मतलब वो अमेरिकन की तरफ देखते हैं, अमेरिकन जिस हद तक वो देखते हैं कि उनके काम आ रहा है, अपनी सकत में कंज्यूम हो रहा है, चलो और कुछ नहीं तो बड़े आजम एशिया का नुकसान तो हो रहा है, वो उतनी देर वॉच करेंगे। और मैं आपको बताता चलूं कि इंडिया को जरूरत है अपनी फॉरेन पॉलिसी को तय करते वक्त कम से कम जर्मनी और फ्रांस की तरफ ही देखेंगे, जो मगर भी इलाए होने के बावजूद अपना जो टिल्ट, अपने मुरासम, अपना लेन देन, अपनी तजारत चाइना के साथ नहीं तोड़ती। लेकिन ये ऐसा, जिस तरह मैंने कहा ना कि मोदी जो है ये ऐसी सोच है का नाम है कि ये इसने एक ऐसी आग जलाई हुई है कि भले वो कहते हैं कि खुद मसलन अफगानिस्तान आप ज्यादा दूर ना जाए कि अफगानिस्तान के अंदर ना इनका मजहब की कोई इश्तराक, ना जुबान, ना नस्ल, ना कोई इनहेरिटेंस, वहां पर जाकर $1 बिलियन उड़ा के आ गए। तो ये उन प्यूटन की बात जो है वो एक वाइज आदमी है, बहुत सीजन आदमी है, उसने बड़ी वाइज बात की है कि विकेट की एक तरफ ही खेलते हुए अगर भारत अपनी विकेट बचा ले तो मेरे ख्याल में उसके लिए बहुत होगा। राइट सर, आपने बात की जो इंटरनेशनल सिनेरियो है उसमें अगर भारत सिर्फ एशिया के साथ तिजारत को मुस्तहकम कर लेता है तो आप फरमा सकते हैं क्या क्या फायदे भारत को हो सकते हैं और इर्द गिर्द के ममालिक किस तरह से इस्तेफादा कर सकते हैं इस बड़ी मार्केट से? तो मेरे से सवाल है ये? जी सर। क्या सवाल किया आपने सर जी। अगर सिर्फ भारत चीन के साथ खींचातानी बंद करके, देखिए मुल्कों को या खित्तों को ना कोई एक ड्राइविंग इंजन चाहिए होता है। अब वो एशिया को जो इंजन मिला है वो चीन की शक्ल में मिला है। पहले ये इंजन रूस की शक्ल में था, लेकिन रूस ने खुद जो है ना वो क्या कह ले कि सख्त गिर पॉलिसी अपनाई, फौज कशी कर देता था, चढ़ दौड़ता था। चीन उसके बिल्कुल बहुत चल रहा है। जब मैंने कहा कि जर्मनी और फ्रांस जैसे मुल्क जो कि अमेरिका के बगैर शायद छींक भी नहीं मारते, वो लोग वाजे तौर पे इशारे दे रहे हैं कि हम चीन के साथ अपने रिलेशन जो है उनको इसी तरह से कल्टीवेट करेंगे। अगर भारत सिर्फ उसके साथ अपनी चपकरिश बंद कर दे, जो कि एक तरफा है, कोई मैच ही नहीं बनता, मिस मैच है। अगर चीन ₹1 है तो भारत उसके मुकाबले में चवन्नी नहीं है। तो इस खित्ते के अंदर मैं ये नहीं कहता कि दूध की नहरें नहीं बहेंगी, लेकिन कम से कम पानी की नहरें जरूर साफ है। दरअसल साहब, ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगा, अगर भारत का जंगी जुनून खत्म हो जाता है या कम हो जाता है और ये जो खित्ते के बाकी ममालिक के साथ अच्छे मरासिम तय कर लेता है, तो क्या समझते हैं क्या फायदा होने वाला है भारत को और बाकी ममालिक को? देखिए, साउथ एशिया दुनिया का सबसे बड़ा मतलब डिप्राइव रीजन है, सबसे गरीब इलाका है। और साउथ एशिया की गुर्बत अगर आप देखते हैं, साउथ एशिया में अगर आप हालत देखते हैं, साउथ एशिया में लिविंग कंडीशन जो है वो आप बिलो द पार देखते हैं, तो उसमें बहुत सारा शेयर जो है अपना वो इंडिया के अंदर जाता है। यानी इंडिया में जो स्लम्स हैं, इंडिया में जो आबादियां फुटपाथ पे रह रही हैं, इंडिया के अंदर जो गुर्बत का म्यार आपको नजर आता है, जो वहां पे लोगों की हालत है, तो वो किस वजह से, वो
इस वजह से है कि आप मतलब ग्रोथ को, यानी आप उसकी अगर 2020 से 23 की ग्रोथ फोरकास्ट देखें ना, तो वो 3.4% से थोड़े से ऊपर है अपना इस वक्त। और पैंडेमिक से कितने लोग यहाँ पे इफेक्ट हुए इस दौर में, वो कहते हैं 48 से 59 मिलियन के करीब लोग हैं जो उससे इफेक्ट हुए हैं। और यहाँ पे गुर्बत का मैं आपको बता दिया कि क्या गुर्बत का क्या हाल है। तो आप यही सोचिए कि अगर इस दौरान इस खित्ते के तमाम मुमालिक अपनी इकोनॉमी को एक जगह पे कंबाइन कर ले, या बायलैटरल ट्रेड आपकी बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट बढ़े, आपकी एजुकेशन का सिस्टम बेहतर हो, तो उसका फायदा तो फिर किसको होगा? उसका फायदा तो आवाम को होगा ना। और ये खित्ता जो है अगर ये तमाम हो जाए तो इसमें कोई अपना मतलब 4.5 बिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं, जो याद रखिएगा 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, जो उनको कोई करीब 49 डिफरेंट नेशन स्टेट में रह रहे हैं। और अभी भी ये कहा जाता है कि ये इट कैन बी अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक रीजन। तो आप खुद ही सोच लीजिए अगर ये चीज हो जाए तो साउथ एशिया कहाँ जाएगा। लेकिन ये हो नहीं सकता। ये सिर्फ इंडिया के अंदर एक हुकूमत की बात नहीं है। आप पिछले 70 साल से, जब से पाकिस्तान इंडिया या इंडिया आजाद हुआ है, उस वक्त से लेके आज तक जो मुख्तलिफ लीडरशिप रही है इंडिया के अंदर, उनका एटीट्यूड और बिहेवियर देख लीजिए। वो सेकुलर होने के बावजूद अगर आप फसादात की डिटेल निकालना क्यों करेंगे, एंटी मुस्लिम फसादात की, तो इंडिया के अंदर मुख्तलिफ रीजन में तो 50 से ज्यादा मैसिव किलिंग वाले फसादात हो चुके हैं। राइट सर। जहाँ पे लोगों को मारा जा चुका है, लिंचिंग की जा चुकी है। तो ये क्या एक गवर्नमेंट, ये तो नेहरू की गवर्नमेंट उठा के देख ले। यानी इंडिया के अंदर इंदिरा गांधी को क्यों मारा गया? उसको मारा गया क्योंकि वो दहशतगर्दी की, उसने मदद ही दहशतगर्दी की। सिखों के खिलाफ उसने उनके मुकद्दस मुकाम पे हमला किया। राजीव गांधी को क्यों मारा गया? एक तो मारा गया, दूसरा राजीव। सर बहुत शुक्रिया। हमारे पास आखिरी 10 सेकंड है, पैगाम क्या देना चाहेंगे भारत को? भारत एप्पल के नाखुद है, यही कहना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जैसे दहशतगर्द जो वो कर नहीं सकते, लेकिन वहां पे सोशल जो सर्कल है और इंडिया की पब्लिक को जो इन मजालिम के खिलाफ जो इंडिया के अंदर हो रहे हैं उनके लिए, उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और सिखों को एक सेपरेट स्टेट डिमांड करनी चाहिए, और उसके लिए उनको इंडिया के खिलाफ हथियार भी उठाने पड़े तो उससे भी गुरेज नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, और प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर साबिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, फैसला आपने करना है। अगर सिर्फ भारत का ये जंगी जुनून खत्म हो जाए और अपने हमसाया मुमालिक के साथ तिजारत को बहाल कर ले और हथियार खरीदने की बजाय अमन की कोशिशों को ज्यादा तेज कर दे, तो ये खित्ता बड़ा खुशहाल हो सकता है। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हाजिर होंगे कल एक नए शो के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।